हम स्टार्ट करने जा रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले थोड़ा रिकैप करते हैं। चैप्टर 1 और 2 में हमने क्या कर लिया है वो थोड़ा सा रिकैप करते हैं, उससे हमें क्लैरिटी मिलेगा कि चैप्टर 3 में हमें क्या करना है। तो चैप्टर 1 में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में सीखा था और अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गॉस लॉ लगा के इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाला था। चैप्टर 2 में हमने पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस समझा, जहां पे हमें क्लैरिटी मिला कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होगा, चार्ज फ्लो किस डायरेक्शन में होगा। और ये जो अभी करंट है, ये जो पार्ट ऑफ फिजिक्स में जाता है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। यहाँ पे कैपेसिटेंस भी था, ये सारे अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने चार्ज को रेस्ट पे रखा और उनका स्टडी किया था। अभी हम चाहते हैं कि अगर चार्ज मोशन में आ जाए तो उसमें क्या चेंजेस आ सकते हैं। तो वन ऑफ द चेंजेस इज करंट। ये हर बच्चे को पता होता है कि करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, वो उस पर थोड़ा हम चर्चा करेंगे। तो अभी हम चार्ज को अभी रेस्ट पे नहीं रखेंगे। वी वांट कि चार्ज अभी मोशन में आ जाए। अगर चार्ज मोशन में आ गया तो उसके प्रॉपर्टीज में, सराउंडिंग्स में कैसे क्या चेंजेस होंगे, वो इस चैप्टर से स्टार्ट होगा। फर्स्ट पार्ट, चार्ज इन मोशन, दिस विल कॉन्स्टिट्यूट करंट, ये पता है। अगर चैप्टर 1 के चार्ज के प्रॉपर्टीज में पढ़ा होगा तो अगर चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ और क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड। ये इसके बाद वाले चैप्टर में करना है। अभी हमारा पूरा फोकस करंट कैसे फ्लो करेगा, कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, करंट फ्लो होता है कैसे होता है, रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ, ये सब इस चैप्टर के अंडर करना है। तो सबसे पहले हमारे माइंड में जो आना चाहिए, करंट फ्लो कैसे करेगा या फिर चार्जेस फ्लो कैसे करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस तो चाहिए होगा। उसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो 2 कंडक्टर्स है मेरे पास, दोनों को मैंने एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर रखा है। ये कोई बॉडी ए है, ये बी है, इसका पोटेंशियल कुछ भी ए है, इधर भी बी है, एंड मैं बोल रहा हूं कि वी ई इज ग्रेटर देन वी बी। तो यहां पे चार्ज कहां से कहां तक फ्लो करेगा, चार्ज कहां से कहां तक फ्लो करेगा। या फिर मैं बोलूं अगर ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है, तो चार्ज किधर फ्लो करेगा, हायर टू लोअर पोटेंशियल तक चार्ज फ्लो करेगा, इधर से चार्ज फ्लो करेगा। कब तक चार्ज फ्लो करेगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो चार्ज जब तक सेम नहीं होगा चार्ज फ्लो करेगा, सॉरी पोटेंशियल जब तक सेम नहीं होगा, द टाइम व्हेन द पोटेंशियल ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट्स इज सेम, और चार्ज फ्लो नहीं करेगा। एंड वी वांट के चार्ज कंटिन्यूअसली फ्लो करता रहे। तो उसको एस्टेब्लिश करने के लिए मुझे इन दोनों के बीच में कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए होगा, और वो कांस्टेंट डिफरेंस जो हमें देगा उसका नाम क्या है, सेल। सेल इज अ डिवाइस व्हिच मेंटेन्स कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। ये मेंटेन करेगा तभी एक हायर पोटेंशियल एक लोअर पोटेंशियल होगा और चार्ज फ्लो करेगा। चार्ज फ्लो करेगा तभी जाके करंट आएगा। हमारा होल इंटेंशन है कि अगर चार्ज फ्लो कर गया तो क्या चेंजेस आएंगे। वन इज इट विल कॉन्स्टिट्यूट करंट इन दी सर्किट। तो अभी करंट क्या है, करंट के टाइप्स क्या है वो समझेंगे। करंट सिंबॉलिकली इसको हम आई से रिप्रेजेंट करेंगे। करंट का डेफिनेशन जो हमें बचपन से पता है कि करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इसमें थोड़ा सा एक दिक्कत है, वो क्या है थोड़ा अभी समझेंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में याद है कुछ? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कोई भी एक मटेरियल है, लेट्स से देयर इज अ पीस ऑफ कंडक्टर,
इसको मैं अगर रूम टेम्परेचर में रख दूं, एट रूम टेम्परेचर, तो इसमें कंडक्टर है, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे होंगे। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मोशन कैसे होता है? हाउ डू द फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव? रैंडमली। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव करेंगे, कहीं पे भी जा सकते हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज है कि नहीं है? चार्ज है। अभी ये फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? रैंडमली मूव कर रहा है मतलब फ्लो कर रहा है। क्या ये चार्ज करंट कंस्टिट्यूट कर रहा है? अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशन बचपन वाला, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो यहां पे तो मूवमेंट हो रहा है मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज हो रहा है। क्या ये करंट कंस्टिट्यूट करेगा? नहीं करेगा। तो करंट का डेफिनेशन थोड़ा सा चेंज करेंगे हम। क्या है? अभी अगर मैं इस कंडक्टर के अक्रॉस एक सेल लगाऊं तो ये मेंटेन करेगा। सेल का सर्किट सिंबल ये होता है, एक बड़ा डंडा एक छोटा डंडा। बड़ा डंडा रिप्रेजेंट्स हायर पोटेंशियल, छोटा डंडा रिप्रेजेंट्स लोअर पोटेंशियल। तो ये सेल है, ये सेल इसके दोनों एंड्स पे पोटेंशियल डिफरेंस को एस्टेब्लिश कर देगा। अभी क्या होगा? इलेक्ट्रॉन को एक डायरेक्टिव फ्लो मिलेगा। और if we consider a cross sectional area anywhere in this conductor, there will be rate of flow of charge through this area now. एक एंड से दूसरे एंड तक चार्ज का फ्लो होगा। दिस नाउ कॉन्स्टिट्यूट्स करंट। पहले वाले अगर मैं किसी भी एक रैंडम हिस्से को कंसिडर करूं तो यहां पे एक इलेक्ट्रॉन तो नहीं होगा, देयर विल बी मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हो सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन राइट से लेफ्ट आया तो दूसरा इलेक्ट्रॉन लेफ्ट से राइट गया होगा। तो नेट फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू दिस एरिया ऑन एन एवरेज वाज 0। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज जो हम अभी तक बोलते आते थे उसमें थोड़ा सा एक पॉइंट ऐड करना पड़ेगा। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एन एरिया, दैट इज अ बेटर अप्रोप्रिएट एंड मोर अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एन एरिया, करंट इज ऑलवेज डिफाइंड थ्रू एन एरिया, ये याद रखना पड़ेगा। तो करंट हम डिफाइन करेंगे कैसे? करंट I, इसको हम लिखते हैं Q बाई टी। ये हो गया एक फॉर्म। यहां पे Q क्या है? चार्ज, और T क्या है? टाइम। अगर Q ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा करंट का? ऐसा यूनिट इज एम्पियर, कैपिटल है। 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन करेंगे? 1 कूलम बाय 1 सेकेंड। ये तो तुम्हें सीखना ही पड़ेगा। हाउ डू यू डिफाइन 1 एम्पियर हियर? इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर इन 1 सेकेंड, द करंट कॉन्स्टिट्यूटेड बाय इट इज 1 एम्पियर। ऐसा लिख सकते हो। एवरेज करंट ये है। एवरेज करंट को कैसे लिखते हैं? ऐसे लिख सकता हूं मैं भी अलग अलग फॉर्म में लिख के दिखाऊंगा। डन। टाइप्स ऑफ करंट जाएंगे, फिर यहां से थोड़ा कर लेते हैं पहले क्या कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं करंट को। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है करंट को रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। अभी थोड़ा डिफरेंट फॉर्म्स चेक करते हैं। टोटल चार्ज फ्लो कर रहा है कुछ टाइम में, तो ये जो फॉर्म है दिस गिव्स मी एवरेज करंट फ्लोइंग थ्रू ए सर्किट। एवरेज करंट यहीं पे एट लिमिटिंग कंडीशन अगर लगा दूं, लिमिटिंग कंडीशन मीन्स एट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तो आई के जगह पे मैं लिखूंगा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। दिस विल गिव मी, तो ये जो अभी हमने निकाला है इसको हम डिफाइन करते थे एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। दिस इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज करंट। दिस गिव्स मी एवरेज करंट। दिस गिव्स मी इंस्टैन्टेनियस करंट। नाउ वी विल डिस्कस कि करंट के फ्लो के हिसाब से
उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के हिसाब से हाउ डू वी कैटेगराइज करंट इनटू डिफरेंट फॉर्म्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ करंट्स। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहां पे आएगा वो है करंट एक स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी। करंट देखो, मैं जब भी सेल का कुछ सर्किट डायग्राम बनाऊंगा, चलो यहाँ पे बल्ब है मान लेते हैं, यहाँ पे कोई रजिस्टर है, यार है, ये बल्ब है, दिख नहीं रहा है लेकिन फिर भी ये बल्ब है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ये भी है। करंट का डायरेक्शन हम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल दिखाते हैं। तो करंट का मैग्नीट्यूड तो होता है कुछ ना कुछ, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर। करंट का डायरेक्शन भी है, बट करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। क्यों करंट स्केलर क्वांटिटी है? हाँ, इट डज नॉट फॉलो लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। बढ़िया, करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी है, और नोट कर देना कहीं पे, बिकॉज इट डज नॉट फॉलो लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। कहने का मतलब ये है, ये तो आगे चल के पढ़ेंगे चैप्टर के एंड में। लेट्स से देयर इज 2 एम्पियर ऑफ करंट एंड 3 एम्पियर ऑफ करंट कमिंग इनटू दिस पॉइंट, व्हाट विल बी द करंट गोइंग आउट ऑफ दिस पॉइंट देन? 2 एम्पियर इधर आया, 3 एम्पियर इधर आया, इधर से बाहर कितना जाएगा? 5 एम्पियर जाएगा। ये चैप्टर के एंड में किरचॉफ्स लॉज में हम करेंगे। यहां पे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज फॉलो होगा। डन। नाउ लेट अस जंप ऑन टू द टाइप्स ऑफ करंट। टाइप्स ऑफ करंट। प्राइमरीली मैं इनको 3 टाइप्स में कैटेगराइज कर दूंगा। नंबर 1 इज डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट को शॉर्ट में डीसी लिखते हैं। सेकेंड, डायरेक्ट करंट को कांस्टेंट करंट भी बोलते हैं, कांस्टेंट करंट। नेक्स्ट इज वेरिएबल करंट। थर्ड इज अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट को शॉर्ट में क्या लिखते हैं? एसी। इस पे एक इंडिपेंडेंट चैप्टर हमें पढ़ना है, चैप्टर 7 में इंडिपेंडेंटली में पढ़ना है। अभी सर्किट में जितने भी सारे हम सेल के डायग्राम जो भी करंट दिखाएंगे वो सब कौन सा करंट होगा? वो डायरेक्ट करंट होगा। लेट अस अंडरस्टैंड कि डायरेक्ट करंट क्या है। The magnitude of current does not change with time. Direct current, magnitude of current does not change with time. Variable current, magnitude of current changes with time. कुछ भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लास्ट में है अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट क्या है? साइनोसॉइडल फ्लो होगा। इसका डेफिनेशन में लिखूंगा क्या? मैग्नीट्यूड चेंजेस कंटिन्यूअसली एंड डायरेक्शन चेंजेस पीरियोडिकली। मैग्नीट्यूड देखो, यहां पे टाइम एक्सिस में बढ़ रहा है, हर पॉइंट पे इसका मैग्नीट्यूड अलग अलग है, लेकिन जो डायरेक्शन है ऊपर में पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव है। कुछ टाइम के लिए वो पॉजिटिव है, कुछ टाइम के लिए नेगेटिव, उसी सेम टाइम के लिए फिर ये पॉजिटिव हो रहा है और नेगेटिव। तो ये मैग्नीट्यूड चेंजेस कंटिन्यूअसली, डायरेक्शन चेंजेस पीरियोडिकली। अभी हमारा फोकस पूरा इस पे रहेगा, इस पे इंडिपेंडेंट चैप्टर करेंगे बाद में। आई होप कि तुम्हें डायमेंशनल फॉर्मूला निकलना आता होगा। करंट का डायमेंशनल फॉर्मूला डन। ओम्स लॉ याद है किसी को? ओम्स लॉ
अभी थोड़ा ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे बात करेंगे हम। विल टॉक अबाउट ड्रिफ्ट वेलोसिटी नाउ। कैसे करंट फ्लो करता है अगर कंडक्टर के एंड्स में हम पोटेंशियल डिफरेंस लगा दें, तो व्हाट इज द सिनेरियो बिफोर द एप्लीकेशन ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल एंड आफ्टर इट्स एप्लीकेशन। यहाँ से फिर रेजिस्टेंस के बारे में हम सीखेंगे। रेजिस्टेंस क्या होता है? अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्जेस। रेजिस्टेंस कैसे आया, रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस विल डिपेंड, इवेंचुअली ओम्स लॉ का भी फॉर्म इधर करेंगे, फिर ओम्स लॉ करेंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, इस पे थोड़ा हम बात करेंगे, डिफाइन करेंगे, सब कुछ करेंगे। दो सिनेरियोज हैं, एक कंडक्टर में ले रहा हूं, अभी यहां पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिया, तो इसके जो ये कंडक्टर है इसका लेंथ मैंने ले रखा है L, तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड अभी दिया नहीं है, तो इसके जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो पागल कुत्ते की तरह घूमेंगे, कहीं पे भी जा सकते हैं। मान लो हर एक पार्टिकल का पहले तो ले लेते हैं, लेट देयर बी n पार्टिकल्स, n पार्टिकल्स चार्जेस, टोटल n है। मान लो मैं ये पहले वाले पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी बोल रहा हूं u1, ये वेक्टर क्वांटिटी होगा। फिर सेकेंड पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी, कितने पार्टिकल्स है n, तो इन सब का अगर मैं एवरेज ले जाऊं, एवरेज इनिशियल वेलोसिटी will be sum of the velocities 3 plus dot 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 plus un divided by n, कितना बनेगा? 0 बन जाएगा। क्योंकि अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है, हो सकता है कोई एक इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली इसके ऑपोजिट डायरेक्शन मूव करेंगे। The number of electrons is to use, all the electrons are moving in random, so the average velocity will be 0 when there is no electric field. Now we will apply electric field. Same conductor of same length. Now we have electric field. After the application of electric field, let's say I apply the electric field in this direction. चार्ज किधर फ्लो करेगा? अभी इलेक्ट्रॉन डू यू रिमेंबर कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है और चार्ज पार्टिकल का चार्ज है, द फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल विल बी क्यू ई। ये इलेक्ट्रॉन ले रखा है, मतलब क्यू के जगह मैं ई लिख सकता हूं। और इलेक्ट्रॉन फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा कि नहीं करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन। ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। इलेक्ट्रॉन विल मूव अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, तो यहाँ पे यह माइनस साइन वो सिग्निफाई कर रहा है। और फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ F इक्वल टू एम ए भी होता है। तो यहाँ पे मैं क्या दोनों को इक्वेट करके एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन निकाल सकता हूँ। एक्सेलरेशन कितना बन गया? माइनस ई बाई एम। ये एक्सेलरेशन है हर इलेक्ट्रॉन का। एज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज फिक्स्ड, इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास फिक्स्ड है, तो सब इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन क्या होगा? यही होगा। एवरी इलेक्ट्रॉन विल बी एक्सेलरेटेड विद दिस वैल्यू। अभी हम क्या करेंगे? फाइनल एवरेज, फाइनल वेलोसिटी निकाल लेंगे, उसका एवरेज करेंगे। वी वांट टू अंडरस्टैंड कि ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है। व्हेन आई अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड यू सी दैट द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन ए स्पेसिफाइड डायरेक्शन, दे आर ड्रिफ्टिंग टू अ साइड। दिस, इसका अभी जो वेलोसिटी होगा उसका नाम ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। वी वांट टू डिफाइन दैट, वो मैथमेटिकली अभी निकालना चाहते हैं। एक्सेलरेशन मिल गया, फिर इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके क्या मैं v1 को u1 प्लस at1 लिख सकता हूं। फाइनल वेलोसिटी a का वैल्यू कितना होगा? यही होगा। इसको लास्ट में सब्स्टिट्यूट करेंगे।
V2 कितना होगा, U2 प्लस AT2। इधर A सबका फिक्स है, ये T1 अलग अलग हो सकता है। वी विल डिस्कस अबाउट दिस T1 क्या है, वो थोड़ा देर में डिस्कस करेंगे। सिमिलरली Vn कितना बनेगा, UN प्लस ATN। अभी इसका एवरेज निकालना है, एवरेज फाइनल वेलोसिटी, वो कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट 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 प्लस Vn बाई n। V1 के जगह पे ये सब्स्टिट्यूट करेंगे, V2 के जगह पे ये पूरा करेंगे, तो U1 प्लस U2 प्लस डॉट 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 प्लस UN। ये वाला सेपरेटली लिख रहा हूँ, प्लस A कॉमन ले रहा हूँ, T1 प्लस T2 प्लस डॉट 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 प्लस Tn बाई n, इसको सेपरेटली लिख रहा हूँ। ये वाला टर्म कितना बनेगा, ये वाला टर्म कितना बनेगा, 0। एवरेज इनिशियल वेलोसिटी 0, तो यहाँ पे बच रहा है A। इसके जगह पे मैं लिख रहा हूँ टाउ। ये टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। ये रिलैक्सेशन टाइम क्या है, थोड़ा समझो। रिलैक्सेशन टाइम है एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। कोलिजन मतलब एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है कि दूसरे इलेक्ट्रॉन या यहाँ पे प्रेजेंट आयोन्स के साथ कोलाइड करे, तो उसका एक्सीलरेशन कुछ है। मैं ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि रिलैक्सेशन टाइम क्या है। वंस देयर इज ए फील्ड, ये एक्सेलरेट करेगा, ये एक्सेलरेट करने के बाद आयोन्स हो सकते हैं। आयोन्स मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, तो जो आयोन बचेगा उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज हुआ है, तो उसके साथ कोलिजन हो सकता है। इन दैट कोलिजन इट विल लूज इट्स एक्सेलरेशन और द एनर्जी गेन। तो एक्सेलरेशन हो रहा है मतलब वो एनर्जी गेन कर रहा है। विथ एवरी कोलिजन इट विल लूज इट्स एनर्जी। लूज एनर्जी कर रहा है मतलब वो क्या कर रहा है, वो रिलैक्स कर रहा है। एक सक्सेसिव मतलब यहां से यहां तक अभी कोई कोलिजन नहीं है, ये जो टाइम लगा यहां से यहां पहुंचने तक वो T1 था। फिर ये पार्टिकल यहां से हो सकता है कि इस डायरेक्शन में जाके किसी दूसरे पार्टिकल के साथ कोलाइड करे, या फिर ऐसे ही आने के टाइम पे यहाँ पे एक आयोन दूसरा आयोन, एक कोलिजन के बाद दूसरा कोलिजन हो सकता है। दिस इज रिलैक्सेशन टाइम, मतलब एक यहां से एनर्जी गेन करते हुए गया, यहां पे सब एनर्जी लूज किया, तो यहां पहुंचने के टाइम पे T1 टाइम लग गया था, तो अभी वो क्या हो गया, एनर्जी रिलीज लूज करा, इट लॉस्ट द एनर्जी, तो इट रिलैक्स्ड, काइंड ऑफ रिलैक्स कर रहा है वो, रिलैक्स कर गया। फिर यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक्सेलरेट करेगा, यहां कोलिजन, फिर एनर्जी लूज करेगा। तो ये है सब T1 T2 T3। टाउ इज एवरेज ऑफ दीज टाइम्स, रिलैक्सेशन टाइम। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन का मतलब देयर इज नो नेट एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। यस, कर्नल और कॉर्नर, कर्नल इज द आयन, पॉजिटिव आयन। এটা जोड़ा देखा ही नहीं। And collision as in such, the electron cannot go and hit the other electron directly, na. It will go like this and deviate, because negative and negative charges cannot hit each other, na. Here collision means deviation of the path. This is what we are getting. A का value we will put from here. So this will give me minus E by m into tau. This is the final velocity or the average of final velocity. We have taken the average of final velocity. This gives me, इसी को हम क्या बोलेंगे, drift velocity, minus E by m into tau. Drift velocity, why the name is drift velocity? Because the application of external electric field, electrons drift from one side to the other to constitute current. That is why we say this as drift velocity. Yes,
Oh, this you can do this, or you can write like this. This is Vd. V and subscript d stands for drift velocity. You have to differentiate between this V and potential, because we will have potential also यहाँ पे. इसको और इसको थोड़ा अलग अलग पहले से ही लिख के रखना. टेक्नोलॉजी का पूर्ण इस्तेमाल. Do you know that you can also take a screenshot from the video? We don't have when the video is uploaded. Oh yes, smart. Done. Now from here on we will find an expression for current in terms of drift velocity. Current in terms of drift velocity. Then resistance. Then resistivity, conductance, conductivity, सब कुछ यहीं से करेंगे. ज्यादा स्लो तो नहीं जा रहा हूं ना मैं? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूं? मैं तो इतना सांस लेके पढ़ा रहा हूं. अरे इसको भी साफ करते हैं. एक्सप्रेशन याद रखना भाई, मैं भूल गया तो दिक्कत हो जाएगी. बैकअप के लिए यहीं पे लिख देते हैं. We want now to find an expression for current. We will take the help of the same conductor, जिसका लेंथ क्या था? L था. तो करंट के लिए मुझे माइंड में ये लाना पड़ेगा कि करंट के लिए मुझे Q/T करना पड़ेगा. ये करना है. द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इज दिस. द डिस्टेंस टू बी कवर्ड फॉर द कंडक्टर इज L. सो फ्रॉम, क्या T के जगह पे मैं L/Vd लिख दूं तो किसी को कोई दिक्कत होगा? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम. तो ये L/T है. मुझे T चाहिए. T मिल गया इन टर्म्स ऑफ L एंड Vd. अभी मुझे Q निकालना है, टोटल चार्ज इन दिस कंडक्टर. मैं यहाँ पे डिफाइन करूंगा लेट स्मॉल n b d नंबर डेंसिटी. नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. व्हाट डज दिस मीन? Number density of electrons means total number of electrons by volume. We have already taken capital N to be total number of particles of the electrons. Number density is number of electrons per unit volume. Let's say the area of cross section is A. So number by AL, area, volume is area into length. So the number of electrons can be written as NaL. From quantization, total charge is given by Q is equal to N times E, and here this N represents the total value of the number of electrons. So instead of writing this, I will directly write Q is equal to number of electrons into charge on an electron is E. So this gives me the total charge in the conductor. Now I have Q and T. To find I, what do? I'll divide both and get the expression for current. Q is NaLe divided by T is L/Vd. So L से L कट गया. NeAVd. This is the expression for current in terms of drift velocity. Yes, you should take this down at the same time. तो
Next, we will understand the concept of current density. After understanding this, we will continue from here. Current density. Let us understand what current density is. Current density is a physical quantity represented by J, which is a vector quantity. This can be defined at a point. Current is defined through an area, but current density is defined at a point. What is this current density? J is equal to I by AN. For example, current is flowing in this direction, and we have an area which is held at an angle theta with this. So the perpendicular component of this area at an angle theta, if this surface has area A, the area of this surface will be A cos theta. This is the direction of current flow. To define J, we need, what do we need? The area should be held perpendicular to the direction of the flow of current. For that, we take a component of this area. Now, अभी जो ये दूसरा वाला दिख रहा है, डॉटेड में बनाता हूँ, इसका जो परपेंडिकुलर होगा, दैट विल बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, तो उसका एरिया ए कॉस थीटा है. तो जे को मैं डिफाइन करूंगा आई बाई ए कॉस थीटा, और आई इक्वल टू जे ए कॉस थीटा, दैट इम्प्लाइज आई इक्वल टू जे डॉट ए. This J is your current density. Can you tell me the SI unit of current density? Unit. Ampere by meter square. I by A gives you current density. This was the concept of current density. Now can you see from this formula, I, if I divide it by A, will give me NEVD, which is current density. यही से मिल गया current density. What is the direction of current density then? ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो करंट डेंसिटी का डायरेक्शन किधर होगा? करंट डेंसिटी कैन बी डिफाइंड एट ए पॉइंट. उस पॉइंट में मैं एरिया डिफाइन कर रहा हूं, उस पॉइंट को कंस्टिट्यूट करके, और वो अगर एरिया परपेंडिकुलर, एरिया इज परपेंडिकुलर, ये प्लेन ऑफ द सरफेस. गिव मी अ कॉपी प्लीज. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो. ये अभी ऐसे था, क्या इसका प्लेन करंट फ्लो के डायरेक्शन को परपेंडिकुलर है? अभी इसको मैं एक कंपोनेंट इस एरिया का अगर ऐसे ले लूं, क्या ये अभी इन करंट डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है? तो वी वांट दिस प्लेन टू बी परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ करंट, तो इसका एरिया वेक्टर इसका डायरेक्शन में आएगा ना. तो उस दैट इज हाउ वी डिफाइन करंट डेंसिटी. अंडरस्टूड? दिस इज द एरिया दैट आई हैव अज्यूम्ड फर्स्ट. This is not along this plane. Is this perpendicular to the direction of current? It is not. To define current density, I want an area which is perpendicular to the direction of current. तो इसका मैंने component ले लिया, which is perpendicular now. ये plane is perpendicular, इसका area perpendicular नहीं है. This plane becomes perpendicular. That's how I define current density. From this VD का मैं मैग्नीट्यूड अगर लिखूं तो EM बाई टाउ होगा. इसको मैं VD इक्वल टू EV पोटेंशियल बाई ML टाउ लिख सकता हूं. कैसे लिखा ये? फ्रॉम E इक्वल टू V बाई L से. और मेरे पास करंट का एक्सप्रेशन ऑलरेडी है, I इक्वल टू NEAVD. इसके जगह पे ये वैल्यू मुझे सब्सटीट्यूट करना है, तो NEAVD के जगह पे ये लाएंगे EV बाई ML टाउ. कुछ कट रहा है क्या? कुछ नहीं कट रहा. NE स्क्वायर A
और ये टाउ बाय ml इंटू भी। तो क्या मैं इसको, इस चीज़ को मुझे चाहिए रेजिस्टेंस चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, हाँ ऐसे भी लिख सकता हूँ, V इक्वल टू ml बाय n e स्क्वायर a टाउ i, कैसे लिख सकता हूँ। तो ये जो चीज़ है ये अभी क्या दे रहा है, फ्रॉम ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर होता है, तो R के जगह पे ये है, तो R बन गया ml बाय n e स्क्वायर a टाउ। ये रेजिस्टेंस है। दिस इज हाउ वी डिफाइन रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल। ये मास ऑफ द चार्ज, ये लेंथ ऑफ द कंडक्टर, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने चार्ज पार्टिकल्स हैं, चार्ज, एरिया क्रॉस सेक्शन और रिलैक्सेशन टाइम, इन सब के ऊपर ये डिपेंड करेगा। और यहीं से मैं थोड़ा R इक्वल टू m बाई n e स्क्वायर टाउ करके L और A को अगर सेपरेट कर दूं, तो क्या मैं इस क्वांटिटी के जगह पे रो लिख दूं? क्या ये फेमिलियर फॉर्म बन गया अभी? इज दिस फॉर्म फेमिलियर टू यू? रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर डायरेक्टली, रेजिस्टेंस डिपेंड्स इनवर्सली टू द एरिया क्रॉस सेक्शन, कंबाइनिंग बोथ यू गेट दिस फॉर्मूला। इसको भी पढ़ेंगे आगे चल के। दिस वाज हाउ टू वी डिफाइन रेजिस्टिविटी का वैल्यू कितना बनेगा फिर, m बाई एन ई स्क्वायर टाउ। तो ये रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन है। अभी फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस जो हम पहले क्लास 10 में पढ़ा था तुमने, रेजिस्टेंस इज अफेक्टेड बाय लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एरिया क्रॉस सेक्शन, मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, वो एस्टेब्लिश यहाँ से हुआ, उसको फॉर्मुलेट करके ओम्स लॉ में फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस पे हमने सीखा है। तो अभी इसके बाद हम ओम्स लॉ और ओम्स लॉ में रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है ये करना है। अभी वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ में करा देता हूं पहले, फिर ओम्स लॉ को डिस्कस करेंगे। वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ फ्रॉम V इक्वल टू आई आर, आई आर के जगह पे क्या लिख सकता हूं, रो एल बाई ए, ये इक्वेशन 1 है मान लो। फ्रॉम E इक्वल टू V बाई एल, V इक्वल टू E इंटू एल, ये इक्वेशन 2 है, दोनों को इक्वेट कर दूंगा। फ्रॉम 1 एंड 2 E एल इक्वल टू आई रो एल बाई ए, एल से एल कट गया, E इक्वल टू आई बाई ए इज जे एंड दिस इज रो, रो को इधर लाकर डिवाइड करूंगा, E बाई रो इक्वल टू जे, जे इक्वल टू सिग्मा ई, दिस इज वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ये सिग्मा क्या है, दिस इज इक्वल टू 1 बाय रो, रो इज रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, सिग्मा इज कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल। ये रेजिस्टिविटी क्या है, कंडक्टिविटी क्या है, अभी आगे चल के हम डिफाइन करेंगे।